तकसीम हिंद के वक्त मची हुई लूट मार के पस मंजर में सादत हसन मंटो का लिखा हुआ अफसाना ठंडा गोश्त पेशे खिदमत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। इससे हमारे चैनल को बहुत सारी सपोर्ट मिलती है। आपका बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अफसाने की तरफ। सादत हसन मंटो का लिखा हुआ अफसाना ठंडा गोश्त। ईशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर के मज़ाफ़ात एक अजीबो-गरीब पुरसरार खामोशी में गुरक थे। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह जो गालबन अपने परागिंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथों पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कुल्हे, थल थल करने वाला गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बलाई होंठों पर बालों का सरमई गुबार, ठोडी की साख से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह गो सर ने ओढ़े एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बंधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लरसा थे, मगर उसके कदो कामत और खदो खाल से पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब ना लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चलाई ईशर से, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर फना गई, ये भी कोई मेरा जवाब है? ईशर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो ईशर सिंह से लबालब भरा हुआ था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चनाचा उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, ये कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त से भरे कुल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी या मेरा दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिंह कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और दफ्तन दोनों हाथों से उसके भरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत है। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम कहाँ रहे? शहर गए थे। ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया। नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई। नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सारा पैसा लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुखम ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे हुए थे। मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी पियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ? उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया है? ईशर सिंह, कसम वाहे गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुबा और ज्यादा मजबूत हो गया। भलाई होंठ भींचकर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईशर सिंह क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमन बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे फोड़ डाला। जानी, मैं वही हूँ। कुट कुट पा जफियां, तेरी निकले हर डांदी गर्मी। कुलवंत कौर ने मुजाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही। तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था।
बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों काट। मूछे के बाल कलवंत कौर की नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवत भरी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफान। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बलाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तरफ चाल। कलवंत कौर का बलाई होंठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कलवंत, कसम वाहे गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया। होने दे आज जुल्म। और ये कहकर उसने मजीद जुल्म उठाने शुरू किए। कलवंत कौर का बलाई होंठ दांतों से कुचल डाला, कान की लोगों को काटा, उभरे हुए सीने को भून फोड़ा, उभरे हुए कूल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना धूप से लथड़ दिया। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सिंह काफी फेंट चुका, अब पत्ता फेंक। यह सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गट्टी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतज़िर बामल अज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वह छल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथने फैलाकर भपरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सिंह, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रह कर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है। ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है चुड्डू? कौन है वो उल्फती? कौन है वो चोर? बता। ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलवंत कौर, कोई भी नहीं। कलवंत कौर ने अपने भरे हुए कुल्हे पर हाथ रखकर एक अज़म के साथ कहा, ईश्वर सिंह, मैं आज झूठ सच सब जान के रहूंगी। खा वाहे गुरु जी की कसम, क्या इसकी तय में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कलवंत कौर ने उसकी इजाजत न। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। टिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले आ खा वाहे गुरु जी की कसम, क्या इसकी तय में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिला दिया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फुआरे फूट पड़े। कलवंत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सोच को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, हमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जुबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं 5 या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इसी कृपान से। कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी?
ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई। उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस भड़वी को। कुलवंत कौर चलाई, मैं पूछती हूँ वो है कौन? ईशर सिंह के गले में आवाज रिंद गई। बताता हूँ, ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान, माँ, ये भी एक अजीब चीज। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। ईशर सिंह, तो मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चीरा है माँ या मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा ना। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान, कुड़ी या ये भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईशर सिंह ने मुझ पर जमे हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे। छोड़ इसे। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी, मैं उसे मार ही डालता। पर मैंने कहा, नहीं ईशर सिंह, कुलवंत कौर के तू हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख के दे। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा और मैं उसे कंधे पर उठाकर चल दी। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर के पटड़ी के पास थोर की झाड़ियों के तले मैंने इसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। वो मरी हुई थी, यानी वो लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानिए, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। दोस्तों, ये था सादत हसन मंटो का अफसाना ठंडा गोश्त, जिसके लिखने पर उसको मुआवजा तो बहुत कम मिला था, मगर उस वक्त के हिसाब से उसको 300 रुपए जुर्माना जरूर हुआ था। इस अफसाना में वो हमें बताते हैं कि किस तरह बेहिस हो चुके मुआशरे में भी इंसानियत बाकी रहती है। ईशर सिंह, जो इस अफसाने का मरकजी किरदार है, किस तरह तकसीम में हिंद के वक्त कत्लो गारत और लूट मार में पेश था। वो एक खूबसूरत लड़की को उठा कर लाता है और उसके साथ ज्यादती की कोशिश में देखता है कि लड़की मर चुकी है। वो इस सदमे से अपनी मर्दानगी खो बैठता है और अपनी दोस्त कुलवंत कौर के पास जब जाता है तो खुद को और कुलवंत कौर की लाख कोशिशों के बावजूद वो खुद को जिनसी तौर पर तैयार नहीं कर पाता। तो कुलवंत कौर हकीकत जानकर उसको उसी की कृपान से उसका गला काट कर कत्ल कर देती है।